आज के इस गरिमामयी दीक्षांत समारोह में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, दीक्षांत समारोह के की नोट स्पीकर पद्मश्री डॉक्टर शशांक आर जोशी जी, आज के मानद उपाधि प्राप्त कर रहे डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव कालेरिया जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल व विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त संकायों के अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, शिक्षकगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, चिकित्सकों, प्रिय विद्यार्थी बंधुओं और मीडिया के मेरे साथियों, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के इस 7वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देते हुए इस अवसर पर उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। मेरा यह मानना है कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं बल्कि नए रूप में आरंभ है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का उल्लेख मिलता है। यह वह समय होता है जब विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अर्जित ज्ञान को जीवन व्यवहार में उपयोग में लेना सीखता है। इसीलिए दीक्षांत समारोह विद्यार्थी के सीखे हुए ज्ञान के नव जीवन के आरंभ का उत्सव है और इसलिए इसको उत्सव जैसा ही मनाना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में नए रूप का, नए सृजन का संचार करने वाला होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त की है उसका अधिकाधिक उपयोग मानवता के कल्याण के लिए आप करेंगे। भारतीय संस्कृति में पहला सुख निरोगी काया माना गया है। हमारे यहां कहा गया है कि स्वस्थ शरीर यदि है तो फिर जीवन में अन्य सभी कार्य संभव किए जा सकते हैं। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्र हमारे यहां मिलते हैं। चरक संहिता के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा ने प्रजापति आयुर्वेद का ज्ञान दिया। प्रजापति से यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को प्राप्त हुआ। पुराणों में अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक के रूप में माने जाते हैं। अश्विनी कुमारों ने यज्ञ में कटे अश्व के सिर को फिर से जोड़ा। इसी तरह उन्होंने कुशन के दांत टूटने पर नए दांत लगाए। च्यवन ऋषि को नष्ट हुई नेत्र ज्योति अपनी चिकित्सा से वापस दिलाई। अश्विनी कुमारों से चिकित्सा का विशद ज्ञान इंद्र को मिला और इंद्र द्वारा बाद में भारद्वाज ऋषि को, और इसके बाद फिर आगे भी इसी तरह यह ज्ञान की परंपरा हमारे यहां चलती आई। पौराणिक भारतीय चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करेंगे तो यह भी पता चलेगा कि हमारे यहां स्वास्थ्य विज्ञान 2 परंपराओं में निरंतर विकसित होता रहा। पहली परंपरा धन्वंतरी परंपरा की रही और दूसरी आत्रेय परंपरा। धन्वंतरी परंपरा में शल्य चिकित्सा की प्रधानता रही और इसके प्रधान आचार्य चरक हुए। आत्रेय परंपरा में काया चिकित्सा की प्रधानता रही, इसके प्रधान आचार्य सुश्रुत हुए। आज भी हमारे यहाँ चरक और सुश्रुत संहिता में जो कुछ आया है वह चिकित्सा विज्ञान का प्रमुख आधार माना जाता है। मैं मानता हूं कि चिकित्सा विज्ञान की हमारी जो अतीत की समृद्ध परंपरा रही है उसे सीख लेकर कार्य किया जाए तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को
और भी महत्वपूर्ण आयाम दिए जा सकते हैं। मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रमों की अपने यहां पहल करे जिनमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ अतीत की परंपरा को जोड़ते हुए चिकित्सा विज्ञान में अधिकाधिक नवाचार हो, इनोवेशन। वेदों को मैं भारतीय संस्कृति का ईश्वर प्रदत्त संविधान मानता। इनमें चिकित्सा विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण ज्ञान का खजाना ऋग्वेद तथा अथर्ववेद, इसमें दिल, हृदय, पेट तथा वृक्कों के विकारों और निदान का वर्णन है। इसी तरह शरीर के नौद्वारों और छिद्रों के बारे में भी इनमें सूक्ष्मता से बताया गया है। बहुत से ऐसे भी पौराणिक प्रसंग हमारे यहां मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल के शल्य चिकित्सक मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा में भी निपुण थे। ऋग्वेद में नाशक ऋषि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण यह कथा है कि जब वह पूर्ण रूप से बधिर हो गए तो अश्विनी कुमारों ने उपचार करके उनकी श्रवण शक्ति लौटा दी थी। ऐसे ही नेत्र चिकित्सा के भी बहुत सारे दृष्टांत वैदिक ग्रंथों में विशेष रूप से मिलते हैं। चिकित्सा से जुड़े ज्ञान में जरूरी यह भी है कि रोग के उपचार के साथ मरीज के साथ ऐसा व्यवहार भी चिकित्सक करे जिससे रोगी अपने को रोगोपचार से पहले ही स्वस्थ महसूस करे, जिसकी चर्चा डॉक्टर शशांक जोशी जी ने आपके बीच में महत्वपूर्ण रूप से तीसरा उन्होंने इसी के बारे में बताया। ये डॉक्टरों के लिए बहुत आवश्यक है। उनका व्यवहार रोगी के साथ ऐसा हो जिससे रोगी को स्वयं लगे कि मेरे रोग का अगर समुचित तौर पर इलाज कर सकता है तो यही डॉक्टर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इतना विश्वास होना चाहिए केवल व्यवहार के कारण। और इसलिए कहते हैं रोगोपचार के समय डॉक्टर के व्यवहार को देखते ही रोगी के अंदर एक ऐसी आत्मविश्वास की शक्ति जागृत होती है जिससे उससे लगता है मेरा रोग तो खत्म हो गया, मेरा रोग दूर हो गया। और जब यह विश्वास पैदा होता है तब दवा भी काम करती है, नहीं तो दवा भी काम नहीं करती। योग वाशिष्ठ में रोगों का विश्लेषण करते हुए उपचार के बारे में खास तौर से यह बताया गया है कि मरीज का आधा रोग तो चिकित्सक के वृद्ध व्यवहार से ही समाप्त हो जाता है। चिकित्सा सेवा का समाज में विशेष महत्व है। चिकित्सक को इसीलिए भगवान का कहा गया है कि वह असाध्य से असाध्य रोग का भी इलाज कर मरीज को नया जीवन प्रदान करता है। चिकित्सा के इसी महत्व पर हमारे यहां कहा गया है चिकित्सा नास्ति निष्फला, अर्थात चिकित्सा सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। चिकित्सा कार्य करते हुए चिकित्सक को धन धान्य तो प्राप्त होता ही है, यश भी मिलता है। मरीज की सेवा करने पर पुण्य भी साथ में प्राप्त होता है। चिकित्सकों को चाहिए वह इस बात को सदा अपने ध्यान में रखे कि उनका पहला कर्तव्य मानव मात्र का कल्याण है। आपके इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करना ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता स्थापित करना भी है। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा अनुसंधान तथा मानव सेवा के प्रति समर्पित भावना वाले अच्छे चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ समाज को उपलब्ध हो, इसके लिए सभी समर्पित होकर कार्य करें। इस अवसर पर मैं चिकित्सकों से आग्रह करता हूं कि वे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा ज्ञान से जुड़े मर्म को भी अपने जीवन में उतारें। हमारे यहाँ औषध शब्द का आरंभ से ही बहुत महत्व रहा है। औषधि या दवा का अर्थ है वेदना को दूर करने वाली वस्तु। वेदों में औषध के लिए
इसलिए माता शब्द प्रयोग हुआ है। औषध के माने माता का प्रयोग किया गया है वेदों में, और उसका बड़ा विस्तार से विस्तृत वर्णन है। अब देखिए ये कितना गहरा अर्थ है। चिकित्सा विज्ञान में रोग को दूर करने के लिए औषध दी जाती है। औषध यानी मां की तरह आपकी वेदना को जो दूर कर देती है। इसलिए मैं चिकित्सकों से यह भी आह्वान करता हूं कि वे रोगोपचार के लिए जो औषध लिखे उसके मर्म को भी समझें, आमजन के लिए जो लाभकारी हो, जो सहज उपलब्ध हो और जिसमें मरीज को कम खर्च में अधिक लाभ हो, ऐसी औषधि चिकित्सक लिखे। मेडिकल शिक्षा में अध्ययन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इसलिए चिकित्सा शिक्षा में जीवन व्यवहार से जुड़े गुणों को भी समृद्ध किया जाना चाहिए। इस बात को सभी स्तरों पर स्वीकृत किया गया है। योग आधुनिक चिकित्सा के लिए भी बहुत उपयोगी है। योग पर जोर दिया हमारे डॉक्टर जोशी जी ने, पद्मश्री डॉक्टर जोशी जी ने अपने उद्बोधन के अंदर योग पर ज्यादा जोर दिया। आपने कहा योग करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आपके विश्वविद्यालय में शिक्षण और प्रशिक्षण के साथ साथ खेलकूद तथा योग कार्यक्रमों पर भी विशेष रूप से स्थान दिया जाए। हमारे यहां तो कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए इस दिशा में पहले सभी स्तरों पर लाभदायी है। आधुनिक जीवन शैली, खान पान एवं वातावरण से पिछले कुछ समय के दौरान नई व्याधियां भी तेजी से फैली। इसलिए चिकित्सा की शोध परंपरा इस रूप में विकसित हो जिसके तहत इनके निदान, उपचार एवं रोकथाम हेतु नए विषयों, संभावनाओं और चुनौतियों पर भी विशेष रूप से कार्य हो। चिकित्सा क्षेत्र के समग्र व समयबद्ध विकास के लिए अनुसंधान और शोध की गुणवत्ता भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं विशेष रूप से शोध पर ज्यादा जोर देता हूं, जहां बाकी के क्षेत्रों में भी शोध की बहुत आवश्यकता है। शोध के माध्यम से नवाचार भी आगे विकसित होता है। शोध के माध्यम से हम नई नई चीजें स्थापित कर सकते हैं। इसे शोध जितना अधिक से अधिक हो उतना करने में मन मस्तिष्क को लगाना चाहिए। विश्वविद्यालय को चाहिए कि हम वैश्विक स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवीन अनुसंधान और शोध से अपने को जोड़ते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे यहाँ विकास करें जिससे आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। मुझे बताया गया है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक व शोध की गुणवत्ता के उन्नयन एवं विश्व स्तरीय शोध कार्य हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अंतर्गत विश्वविद्यालय के संगठन, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में MPH कोर्स प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय को 25 सीटों की स्वीकृति जारी की गई है। यह सब अच्छे कदम है। निश्चित ही इससे आने वाले समय में विश्वविद्यालय का तेजी से विकास होगा। पिछले 2 वर्ष कोविड-19 महामारी के फैलाव और दुष्परिणामों के रहे। मुझे याद है इस विकट दौर में RUHS अस्पताल एवं SMS अस्पताल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों ही स्थानों पर राज्य भर से रेफर हुए कोविड मरीजों का समुचित इलाज किया गया। इसके लिए मैं सभी चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, वार्ड बॉय और अन्य सभी को सराहना करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
और अभी हमारे मंत्री जी ने स्वयं बताया कि राजस्थान का मॉडल कोविड के दौरान जो रहा वो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं तो विश्व के अनेक देशों के लिए भी अनुकरणीय रहा है और उसकी लोगों ने जी भर के तारीफ भी की है। कोविड के दौरान आप सब लोगों के परिश्रम के कारण ही जिस तरीके से कार्य किया गया, रात दिन जो आप जुटे रहे, जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर भंडारी को अगर 2 बजे भी सूचना मिली तो तुरंत भाग करके आने की सुविधा होती। तो इस तरह से हमारे जो कर भी रहे हैं, चिकित्सा कर भी रहे हैं, उन्होंने रात को नहीं देखा, लग रहे काम किया और उससे राजस्थान का एक अलग मॉडल ही बन गया। पता है जो पिछड़ी इलाकों, गांव, आदिवासी व जनजाति क्षेत्रों में प्रचलित रोगों की जानकारी व चिकित्सकों को होना जरूरी है। मैं चाहता हूं इस संबंध में युवा चिकित्सा रुचि लेकर कार्य करें। उन्हें चाहिए कि वे सुदूर गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहां चिकित्सीय सेवाओं सुदृढ़ करने में भी अपनी भूमिका निभाएं। यह सुखद है कि विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत प्रथम चरण में अजमेरीपुरा गांव और दूसरे चरण में बांका गांव को गोद लेकर वहां बहुत से विकास कार्य संपादित किए जा रहे हैं। तृतीय चरण में एक अन्य गांव बिड़वा को गोद लिया जाकर कार्रवाई की जा रही है। मेरा यह मानना है गांव गोद लेकर उनका विकास यदि समुचित रूप में होता है तो इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम आते हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालयों को कार्य करने की जरूरत है। उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था तथा संसाधनों की स्थिति का विश्वविद्यालयों द्वारा समय समय पर सर्वे और विश्लेषण करने का भी दायित्व है। मैं चाहता हूं हमारे देश के प्रतिभावान चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों को देश के भीतर ही उचित चिकित्सीय एवं शोध परिवेश मिले, जिससे कि हमारे चिकित्सक एवं वैज्ञानिक विदेश पलायन की ओर आकृष्ट न हो। उनके ज्ञान, अनुभव एवं शोध कार्यों का उपयोग राष्ट्र के लिए किया जाना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि यहां से पढ़कर निकली यह पीढ़ी स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं डॉक्टर जोशी जी ने कहा कि इस पीढ़ी को कोविड पीढ़ी कहा जाएगा। कोविड की पीढ़ी अर्थात महामारी के दौरान इस पीढ़ी ने जिस ढंग से डट करके काम किया, इसलिए इसका एक विशेष प्रकार का नाम दिया गया कोविड पीढ़ी। कोविड की बात इस पीढ़ी से समर्पित होकर, सेवा भाव से प्रेरित होकर काम करने की आवश्यकता है। मैं विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं से आह्वान करता हूं कि आप सभी परिश्रम तथा प्रामाणिकता के साथ कार्य करते हुए राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वयं को तैयार करें और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। हमारी सभी प्राचीन संहिताओं का प्रत्येक मंत्र स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ अच्छा इंसान बनने, अच्छे आचार विचार रखने, पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके प्रति सम्मान की भावना रखने और विश्व शांति के साथ साथ मानव जीवन के कल्याण की बात कहता है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। दीक्षांत समारोह के लिए एक बार पुनः आप सभी को बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।